सर, 18 महीने से एक धरना चल रहा था, उसमें अचानक से बुधवार शाम को ऐसा क्या हो जाता है सर कि उसमें आप देखिए पुलिस कर्मियों को टारगेट किया गया, सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया, सीआरपीएफ की गाड़ियों को आग लगा दी गई। कैसे देखते हैं आप जो कुछ लद्दाख में हुआ है उसे? कुछ भी अचानक नहीं होता है। ये कुछ जो होता है ये टूल किट और एक निर्धारित रोड मैप के अनुसार होता है। सोनम वांगचुक एक बहुत प्रतिष्ठित शिक्षाविद हुआ करते थे। मैं भूतकाल में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वर्तमान में उनकी गतिविधियां निहायत संदिग्ध और मशकूक और सस्पिशस हो गई हैं। अगर आप ये देखें कि सरकार ने उनको यहाँ तक कि जमीन तक अलॉट की थी और उन्होंने हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेट लर्निंग बनाने का उन्होंने प्रस्ताव रखा था। सरकार ने उनके विश्वसनीयता को लेकर के उन्हें भूमि आवंटित कर दी, लेकिन सरकार जब 2018 से लेके आज तक उन्होंने 7 वर्षों में जब कुछ नहीं किया तो सरकार ने उनका अलॉटमेंट कर दिया रद्द, जो कि हो भी जाना चाहिए क्योंकि नियम ये कहता है। सरकार मुझे आपको कोई जमीन अलॉट करे कि आप यहाँ पर एक बच्चों के प्राइमरी स्कूल खोलें, आप प्राइमरी स्कूल न खोल करके वहां पर एक बुटीक खोल दें या मैं वहां पर जाके बंदूक चलाने की ट्रेनिंग देने लगूं, तो जाहिर सरकार तो फिर निरस्त भी करेगी, कार्रवाई भी करेगी। यही चीज सोनम वांगचुक साहब के साथ भी थी। ये 3 इडियट्स एक फिल्म आई थी, उसमें इन्हीं के एक तरीके से पूरे मार्गदर्शन में 3 इडियट्स बनी थी, बड़ी कामयाब थी और तब के दौर में सोनम वांगचुक जी की बड़ी प्रतिष्ठा बढ़ गई। अब सवाल ये उठता है कि पिछले 18 महीने में इन्होंने 6 बड़े आंदोलन किए हैं। इसका मतलब शिक्षा वगैरह तो भूल जाइए। अब आप केवल जैसा कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं आंदोलन जीवी हो गए हैं और उसमें आपको ज्यादा लाभ दिखाई पड़ रहा है। आप अगर ये देखें कि जिस तरीके से ये एरिया, ये क्षेत्र बहुत ही शांतिपूर्ण है, वहां हिंसा का बहुत ही कम, मुझे तो नहीं याद है कि पहली हिंसा की इतनी बड़ी घटना हुई है, वरना इसके पहले हिंसा 4 लोगों के अगर मारे जाने की बात जरा सा भी सच्चाई है तो मुझसे ज्यादा दुखी कोई नहीं होगा। और कैसे आपने सीआरपीएफ के अधिकारियों के ऊपर आक्रमण किया, उनके वाहनों में आग लगाया, उनके अधिकारियों के साथ मारपीट की। ये क्या हो रहा है? ये जो वीडियो नेट के ऊपर है जरा देखिए इनको, और जिस तरीके से सुनियोजित तरीके से घेर करके आप पुलिस पर आक्रमण कर रहे हैं, इसका क्या औचित्य है? आपने जो आंदोलन किया, 6 बार आंदोलन किया, ये मान लिया मैंने आपकी सब बात। सरकार ने कहा था कि अनुच्छेद 370-35 से जब हटेगा, कालांतर में जब स्थितियां नॉर्मल होगी, आपको पूरा राज्य का दर्जा दिया जाएगा। आपकी जो संसद की जो सीट है, वो संसद की सीट भी आपकी अलग कर दी जाएगी। बिंदु नंबर 2 पे गौर करें, 6वीं अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा आपको कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दी जाएंगी। कारगिल और लेह अलग अलग लोकसभा सीट होगी। तो हर चीज में कुछ समय लगता है। ये थोड़ी कहा था कि चटमंगनी पट गया, आज अनुच्छेद 370 हटा है और 35 से हटा है और कल आपकी ये मांगे पूरी होंगी। सरकार भी यही चाहती है सामान्यतः, लेकिन सरकार को काम करने का अवसर तो आप देंगे, या आप चाहते हैं हाथ में सरसों उगा करके दे दी जाए? और सोनम वांगचुक तो खुद भी किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती आर्म ट्विस्टिंग के खिलाफ रहे हैं। तो भाई जो आप उपदेश जीवन पर्यंत करते आए हैं उसी को कर लीजिए। भूख हड़ताल पे आप बैठे थे, भूख हड़ताल होने के बाद जब ये हिंसा हुई तो भूख हड़ताल आपने खत्म कर दी। ये तो पूरा एक सेट पैटर्न है, एक तरीके से पहले भी। अब 18 महीने में 6 बड़े आंदोलन कर लेना, तो ये चीज मेरी समझ में आई नहीं। हमें तो लगता है कि पूरी तरीके से आप आंदोलन की गिरफ्त में आ गए हैं। दिखाई ये पड़ रहा है कि हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग की जगह अगर आप एजुटेशनल पाथ पकड़ा लेते तो उसमें ज्यादा प्रतिष्ठा, ज्यादा नाम है। और शायद बाद में अगर कालांतर में राजनीतिक मंसूबे देख रहे हैं तो हो सकता है कि आप सांसद ही बन जाए। तो इनको दिखाई पड़ गया कि विच साइड ऑफ द ब्रेड हैज द बटर, तो इन्होंने ये राजनीति का और ये खुड़पेच का दांव पकड़ दिया है। सर, आपने जैसे सोनम वांगचुक की बात की, उन्होंने एक तरफ तो कहा अपना अनशन जो था वो खत्म कर दिया और कहा कि मैं युवाओं से अपील करता हूं कि वो इस तरह से हिंसा ना करें, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कह दिया ये तो जेनजी हैं जो व्यवस्था से नाराज थे इसलिए उन्होंने ये सब कुछ किया। सर, ये जेनजी शब्द आजकल बहुत प्रचलन में है। नेपाल में जो कांड हुआ उसके बाद तो हर कोई जेनजी की बात कर रहा है, और जो हाइड्रोजन बम और एटम बम को लिए घूम रहे हैं कि मैं फोड़ने वाला हूं, उन्होंने बुधवार को भी कहा कि मैं ये बम फोड़ने वाला हूं, बड़ी जल्दी ये बम आ रहा है। उन्होंने ही जेनजी से कहा था कि संविधान को बचाने के लिए सामने आओ, लोकतंत्र को बचाने के लिए सामने आओ। क्या ये जो कुछ लद्दाख में वो उसके साथ जोड़कर नहीं देखा जा सकता? मैं आपसे पहले ये कहूंगा
संविधान तो हमारा सुरक्षित है। संविधान की असुरक्षा तब सबसे ज्यादा हुई थी जब इसको पैरों तले रौंद करके इमरजेंसी लागू की गई थी। जब इसको पहले तब संविधान खतरे में था, और किसने किया था मुझे बताने की जरूरत नहीं है। संविधान तब खतरे में था जब दिल्ली में और पंजाब में प्रधानमंत्री की हत्या के बाद सिखों का नरसंहार दिल्ली में, और ये कहा गया बड़ा पेड़ जब गिरता है तो धरती हिलती है। ये संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है ये हमें जरा और बता दें। मनमाने तरीके से जेब में संविधान की एक बेयर एक्ट लेके चलने से संविधान के रक्षक आप नहीं बन जाते हैं। और इतने ही बड़े आप जानकार अगर हैं तो जरा बैठ जाए किसी शो में, आपसे हम 4 सेक्शंस पूछ लेंगे अनुच्छेद के बारे में, या आप पूछ लीजिएगा, ये मालूम पड़ जाएगा 0/0। अगर संविधान को, संवैधानिक व्यवस्था से किसी को अगर खतरा है तो श्रीमान जी आपसे है, जो जातीयता में देश को झोंक रहे हैं, जातीय और सांप्रदायिक संघर्ष करा रहे हैं, हमारी सांप्रदायिक इंस्टीट्यूशंस को आप हल्का कर रहे हैं, उनकी मान्यताओं को, उनकी प्रतिष्ठा को आप धूमिल कर रहे हैं, उन पे रोज आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। सबसे पहले तो आपके ऊपर जो सवाल देश उठा रहा है उसका उत्तर दे दें तो आप अपने ऊपर कल्याण करेंगे। बेहतर ये होगा कि इससे पहले कि आप दूसरों पे पत्थर चलाएं, आपके ऊपर जो देश ने सवाल किए हैं उसके ऊपर जरा जवाब दे दें। क्योंकि टूल किट बनाता है सोरस, देता है आपके ताऊ चचा सैम पित्रोदा को, सैम पित्रोदा आपको लाइन देता है, वो लाइन आप पढ़ देते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्यादा जवाब नहीं देते हैं, बस सत्यनारायण कथा पढ़ी और प्रस्थान, सवाल जवाब नहीं होता वहां, क्योंकि सवाल जवाब में तो कल ही खुल जाएगी। मैंने कल एक नया शगुफा चल रहा है, एटम बम, हाइड्रोजन बम। आप जो ये कर रहे हैं बम, उनसे ये पूछ लीजिए कि न्यूक्लियर फिशन जिसके आधार से ये बम चलते हैं उसकी परिभाषा क्या है। आप हाइड्रोजन बम, एटम बम ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे सोडा वाटर, मिनरल वाटर। ये न्यूक्लियर फिशन क्या होता है, आप जरा इसकी परिभाषा बता दें, हम मान लेंगे। इतने हल्के में इतनी बड़ी चीजों का नाम न लिया करें, क्योंकि नाजुक मिजाज लोगों को इतने भारी शब्द प्रयोग नहीं करने चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 19 सितंबर 2025 को केंद्रीय सरकार ने और कैबिनेट ने एक बिल को, एक कानून को एक मंजूरी दी है। कानून क्या है? इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, जो कि इलीगल माइग्रेशन और जो नाजायज इस तरीके के घुसपैठिए आ जाते हैं उन पे प्रभावी रोकथाम को लेकर के। तो जो इमिग्रेशन को लेकर के एक ढुलमुल नीति थी अंग्रेजों के जमाने से, उसको बहुत सख्त करने की नियत से भारत सरकार ने इसको किया है। सारा ताना बाना यह है कि हमारे यहाँ जो इमिग्रेशन हो रहा है वो और जोर शोर से चले। कई दशकों पहले लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सिन्हा जो गवर्नर थे आसाम के, उन्होंने कहा था कि अगर इमिग्रेशन इसी तरीके से होता रहा तो आसाम में असमी अल्पसंख्यक हो जाएंगे और ये जो तथाकथित शरणार्थी हैं ये बहुसंख्यक हो जाएंगे। और जो बिल्कुल साफ दिख रहा है कि बहुत जल्दी ये होने वाला है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो जनसंख्या का एक पक्षी 1.2 उनकी ग्रोथ थी, आज उनकी ग्रोथ 9% ग्रोथ है। और कई कई जनपदों में, अमरोहा संभल वगैरह में जनसंख्या 40%, 50% से ऊपर जा रही। तो क्यों जा रही है? ये अननेचुरल है। और जब कार्रवाई करते हैं योगी जी या भारत सरकार तो कहते आप तो एक तरफा, आप तो फिरका परस्त हैं। तो मतलब आप अपनी हिफाजत ना करें, आप दरअसल इनके दरवाजे खोल दें। बंगाल, बांग्लादेश और भारत के 4096 जो सीमा है उस पर बाढ़ न लगाएं, वहां पर पूरी माकूल व्यवस्था न करें। इंडो नेपाल बॉर्डर पे कायदे से सर्वेलेंस और फेंसिंग रोक टोक ना हो, वो खुलेआम आते रहें, मदरसे वगैरह बनते रहें। क्योंकि मंसूबा ये है कि डेमोग्राफिक चेंजेस, 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने यही तो आह्वान किया था कि डेमोग्राफिक कमीशन बनाएंगे, इसके ऊपर एक थिंक टैंक होगा और इसके ऊपर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी।